बच्चों अब अपन चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में। और बच्चों अपन ने अब तक जो पढ़ा था कि भाई इक्विवेलेंस कंडक्टेंस क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है ना, और सिंपल कंडक्टेंस क्या होती है, ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। अब बच्चों इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखने जा रहे हैं वो है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है और उस पर बेस्ड किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो टॉपिक है बच्चों वो है रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। तो बच्चों आपको ध्यान होगा इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का अपना फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कप्पा 1000 डिवाइड बाय n। बोलो ये फॉर्मूला था कि नहीं था? ये अपना इक्विवेलेंस कंडक्टेंस था बच्चों। और जो मोलर कंडक्टेंस था जिसको लैम्डा m और म्यू से लिखा था वो था बच्चों कप्पा 1000 डिवाइड बाय n। बोलो ये था कि नहीं था? अब बच्चों आपको पता है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है ना, वो आपको पता है, उसको अपन अप्लाई करेंगे। या फिर मैं कहूँ आपको एक चीज पता है मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट में क्या जो है रिलेशन है, ये भी हम जानते हैं। बच्चों आप एक बात जानते हो कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो होती है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। एज वी नो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो बच्चों मुझे एक चीज बताइए, उस फॉर्मूले में जहां मोलरिटी लिखा हुआ है वहां नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर पुट किया जा सकता है क्या? जहां पर मोलरिटी है उसकी जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो देखिए जरा क्या होगा उससे, लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा 1000 डिवाइड बाय m, और m की जगह मैंने रख दिया n, और वैलेंसी फैक्टर नीचे से सीधा ऊपर पहुंच गया है। तो बच्चों ये क्या चीज है भाई, मैंने कुछ नहीं किया, जहां मोलरिटी थी उसकी जगह क्या रखा बच्चों, नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी नीचे आ गया, वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला गया। अब ये चीज क्या बन गई है, ये बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बन चुकी है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है। मींस मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू इक्विवेलेंस कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। यानी कि जब आप इक्विवेलेंस कंडक्टेंस को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा बच्चों। यहां से मैं एक बात और कह सकता हूं, क्या कि इक्विवेलेंस कंडक्टेंस को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है तब वो मोलर कंडक्टेंस के इक्वल आई है ना। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तब वो इसके इक्वल आई। इसका मतलब बच्चों कौन बड़ा हुआ, मोलर कंडक्टेंस। तो मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा m यानी कि म्यू या तो बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है किसके बच्चों, लैम्डा इक्विवेलेंस के। इक्वल कब होगा, जब वैलेंसी फैक्टर 1 हुआ। वैलेंसी फैक्टर 1 होगा तो दोनों इक्वल हो गए है ना, अदरवाइज म्यू इससे ज्यादा बड़ा होगा। मींस मोलर कंडक्टेंस इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। पूरी की पूरी बात मेरे विचार से आपको क्लियर हो गई है। ये दोनों में रिलेशन की बात हुई। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इन दोनों फॉर्मूला को अपन अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं किस वैरायटी के सवाल यहाँ पर बनते हैं। एक बच्चों आपको क्वेश्चन दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.6 मोलर सॉल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.6 मोलर सॉल्यूशन of H2SO4 is 0.024 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
ये बच्चों आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है, मींस कप्पा की वैल्यू दे रखी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। ये मुझे सवाल दिया है बच्चों, इस पर बेस्ड। अब जरा इसका सॉल्यूशन आप देखिए किस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बच्चों आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना गिवन है, 0.6 है ना। एम सॉल्यूशन की कितनी है, 0.024। ये मोलरिटी गिवन है बच्चों और ये कप्पा गिवन है। तो पहले मैं लिख देता हूं गिवन क्या क्या दे रखा है। कप्पा दे रखा है बच्चों आपको 0.024 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और एक आपको दे रखा है मोलरिटी एम दे रखा है कितना बच्चों, 0.6 एम मोलरिटी दे रखी है और ये दे रखा है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है लैम्डा इक्विवेलेंट, और लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कप्पा 1000 डिवाइड बाय एन, है ना। तो यहाँ पर मुझे दे रखा है एम और मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है बच्चों, एन की। तो हम जानते हैं क्या, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलरिटी कितना दे रखा है बच्चों, 0.6 इनटू वैलेंसी फैक्टर बच्चों H2SO4 गिवन है आपको, है ना। फाइंड आउट स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.6 m H2SO4 सॉल्यूशन। सॉरी ये दे रखा आपको 0.6 m H2SO4 सॉल्यूशन, ये दे रखा आपको, है ना। तो इस H2SO4 के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है कितना H+ डोनेट कर सकता है, तो 2 आ गया इसका। रख दीजिए वैल्यू, कप्पा की जगह मैंने रखा 0.024 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.6 इंटू 2, यह आ जाएगा 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। मेरे विचार से पूरा कहानी समझ में आ चुकी है बच्चों, आराम से इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, है ना। सेकंड मेथड और हो सकता है इसका, क्या है बच्चों सेकंड मेथड। कोई बच्चा कहे कि नहीं सर मैं तो पहले मोलर कंडक्टेंस निकालूंगा, एम दे रखा है, तो कोई नहीं, आप सीधा म्यू निकाल सकते हैं, कप्पा 1000 डिवाइड बाय एम, है ना। और कप्पा कितना दे रखा है बच्चों, कप्पा दे रखा आपको 0.024 इंटू 1000 डिवाइड बाय एम दे रखा है 0.6। म्यू आ जाएगा, म्यू आ जाएगा तो लैम्डा इक्विवेलेंट निकल सकता है आराम से। कैसे, अभी अभी अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला, है ना भाई, अभी अभी अपन ने पढ़ा है ना लैम्डा इक्विवेलेंट और जो है इसमें रिलेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में रिलेशन क्या, म्यू इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो अपने को अगर लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है तो इसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो वापस से यही आ जाएगा। समझ गए पूरी चीज। तो इसी तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हो किसी भी मेथड से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पर बेस्ड किस टाइप का बनता है। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और दे रखा है, ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट इज फिल्ड इन ए सेल। ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट is filled in a cell. A DC normal solution of a salt is filled in a cell in which distance between two electrodes is 1.8 सेंटीमीटर। आपको जो डिस्टेंस गिवन है that is 1.8 centimeter and area is 5.4 centimeter square and area is 5.4 centimeter square। और क्या सवाल में क्वेश्चन में गिवन है बच्चों आपको, और आपको दे रखा है द रेसिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज 50 ओम। रेसिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज 50 ओम। 50 ओम बच्चों रेसिस्टेंस है, तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। फाइंड आउट
इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि आपको डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज L इज गिवन एंड एरिया इज गिवन, और आपसे पूछा क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस दे रखा, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का, वो हम यूज करेंगे। सॉल्यूशन, लैम्डा इक्विवेलेंट होता है बच्चों कप्पा 1000 डिवाइड बाय n, और ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखिए, डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल का मतलब क्या है, डेसी नॉर्मल का मतलब होता है बच्चों n/10, मतलब नॉर्मेलिटी 1/10 है। देखिए ये इस तरीके से घुमा देते हैं कई बार क्वेश्चन में, डेसी नॉर्मल दे दिया मतलब 1/10, सेंटी नॉर्मल दे दिया मतलब 1/100, तो डेसी नॉर्मल मतलब 1/10, तो नॉर्मेलिटी आपको 1/10 गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, कप्पा। देखिए कई बार क्वेश्चंस में, पिछले क्वेश्चन में कप्पा डायरेक्ट गिवन था, इसमें इनडायरेक्ट रूप से गिवन है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कप्पा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, कप्पा इक्वल्स टू 1/r इंटू L/A, याद कीजिए कप्पा का फॉर्मूला, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब रेजिस्टेंस कितना दे रखा बच्चों, रेजिस्टेंस दे रखा आपको 50 ओम, तो 1/50। डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों 1.8, L कितना दे रखा 1.8, एरिया कितना दे रखा 5.4, है ना, तो 1/150 आ चुका है ये, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स 1/150 आ चुका है बच्चों। इस वैल्यू को रख दीजिए इस फॉर्मूले में, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कप्पा की जगह में क्या रख सकता हूँ 1/150 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1/10, और 1/10 ऊपर पहुंच गए हैं बच्चों। जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा 66.66 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इस तरीके से इसको सोल्व अपन कर सकते हैं बच्चों। मेरे विचार से कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का, मोलर कंडक्टेंस का, या फिर आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप उसको इजीली कर सकते हो बच्चों। चलिए इसमें और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस की आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का की तरफ अपन बढ़ते हैं बच्चों। चलिए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में चर्चा। देखिए अपन इस चैप्टर में मेटेलिक कंडक्टेंस की चर्चा नहीं करते हैं, मेटेलिक कंडक्टेंस की आप चर्चा ज्यादा फिजिक्स में करते हो। इस चैप्टर में अपन जो ज्यादा चर्चा करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के ना, इलेक्ट्रोलाइट के रिगार्डिंग यहाँ बातें ज्यादा होंगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में अपन अब जरा चर्चा करते हैं। तो टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों इंटर आयनिक इंटरेक्शन। मैंने तीनों आई जो है कैपिटल लेटर में लिखे हैं क्योंकि अपन इसको शॉर्ट में बच्चों ट्रिपल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटर आयनिक इंटरेक्शन ये क्या है, देखो इंटर आयनिक इंटरेक्शन का मतलब आयंस का आपस में इंटरेक्शन इंक्रीज होना, है ना। जैसे आप लोगों का क्लास में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ज्यादा हुआ तो फिर आप अपने गोल से भटक जाएंगे, है ना। आपस में इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो आपका टारगेट आपको नजर नहीं आएगा। अब आयंस का काम क्या है, आयंस का काम है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करना, है ना, चार्ज को कैरी करना, है ना। क्योंकि यहाँ जो कंडक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कौन करता है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू आयंस, ड्यू टू फ्री आयंस, है ना। अब आयंस आपस में इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है तो बच्चों फिर कौन चार्ज कैरी करेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं कहूंगा अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन इंक्रीज होता है, इफ ट्रिपल आई इंक्रीजेस, उससे क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस, आयंस की जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, मोबिलिटी ऑफ आयंस विल डिक्रीज, हेंस कंडक्टेंस विल डिक्रीज। तो
कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। समझ गए पूरी की पूरी बात को? क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। ट्रिपल आई का मतलब क्या है, इंटरआयनिक इंटरेक्शन मींस सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। तो बच्चों सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन बढ़ने से क्या होगा, अटक जाएंगे वो एक जगह, चार्ज कैरी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये ट्रिपल आई के अंदर अपन क्या करते हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन की बात होती है। ये इंटरेक्शन इंक्रीज होगी तो बच्चों क्या होगा, जो है आयंस प्रॉपर मूव नहीं कर पाएंगे, यानी कि ट्रिपल आई इंक्रीज होने से मोबिलिटी ऑफ आयंस विल डिक्रीज, हेंस कंडक्टेंस विल डिक्रीज। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा इसके अंदर जो प्रॉपर फंडा है दैट इज सॉल्वेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेशन ऑफ आयंस, समझे इसको बच्चों। सॉल्वेशन का मीनिंग क्या है, देखिए ये मेरे पास आयन है, इस आयन के चारों तरफ ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से चिपक गए हैं, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्प्शन हो गया है इसकी सरफेस पर। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयंस, यानी कि सॉल्वेशन ऑफ आयंस का मतलब क्या, एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, solvent molecules on the surface of ion, on the surface of ions, आयंस की सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का चिपकना, एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अगर सॉल्वेंट मेरे पास वाटर हो, ये तो जनरल टर्म हो गई है, सॉल्वेंट अगर वाटर है तो ये प्रोसेस हो जाएगी बच्चों हाइड्रेशन। दिस प्रोसेस विल नोन एज hydration. If solvent is water, then the process is hydration. यानी कि यहां पर मैं कहूंगा इस आयन का इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है ना। किस किस में इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों, आयन और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में। मींस यहां पर बातचीत किस किस के इंटरेक्शन की हो रही है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की। किसकी बच्चों, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, है ना। आयन सॉल्वेंट, आयन का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन बढ़ रहा है। तो बच्चों मुझे एक चीज बताइए, जब हमारे आयन का जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा, इफ अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन और सॉल्वेशन विल बी हायर देन इट्स मोबिलिटी विल बी लेसर, है ना। क्योंकि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक जाएंगे, जितना ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हो जाएगा, सॉल्यूट चार्ज कैरी नहीं कर पाएगा, और चार्ज कैरी नहीं कर पाएगा तो उस केस में मैं कहूंगा कंडक्टेंस विल डिक्रीज, है ना। तो सॉल्वेशन इंक्रीज होने से कंडक्टेंस डिक्रीज होती है ना। एक चीज और ध्यान रखना, इस आयन का साइज जितना छोटा होगा सॉल्वेशन उतना ही हायर होगा। कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना ज्यादा आयन का साइज छोटा होगा, जैसे मैं बात करूं Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस, तो सबसे छोटा साइज इसका है ना, तो सबसे मैक्सिमम सॉल्वेशन इसका होगा। यहां मैं लिखूंगा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। अगर पानी को मैंने कंसीडर किया एज ए सॉल्वेंट, वाटर यूज कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ये होगी। जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो फिर मैं क्या कहूंगा, यहाँ पर मिनिमम कंडक्टेंस शो करेगा सबसे छोटा है कंडक्टेंस, कौन शो करेगा, Li प्लस, मिनिमम कंडक्टेंस, है ना। तो मैं एक सिंपल सी बात कह सकता हूँ आपसे बच्चों कि आयन का साइज जितना ज्यादा, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन विल बी, हायर इट्स हाइड्रेशन विल बी, एंड लेसर विल बी कंडक्टेंस। तो मिनिमम कंडक्टेंस इसकी होगी। क्यों? क्योंकि जितना, यूं समझो, जितना छोटा होगा उतना ही खोटा होगा। यूं समझिए कि जैसे अगर मैं बात करता हूं, ये तो साइज का ऑर्डर है, साइज की अगर मैं बात करूं, ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। तो साइज का ऑर्डर ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से कई बार बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है, क्या कि सर साइज इसका सबसे छोटा है तो कंडक्टेंस इसकी सबसे हाई होनी चाहिए। साइज Li प्लस का मिनिमम है तो इसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, इसकी कंडक्टेंस तो मिनिमम होती है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जब भी मैं बात करूंगा तो जितना छोटा साइज होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम हाइड्रेशन इसका होगा, इसलिए मिनिमम कंडक्टेंस यही शो करेगा, है ना। ऐसा आप बिल्कुल नहीं देखिए कि साइज के बेसिस पर अगर मैं बात करता हूं तो ये सबसे स्मॉलर साइज का है तो मींस इसकी कंडक्टेंस
मैक्सिमम होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज जिस आयन का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा उसका उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन होगा, और जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा वो कंडक्टेंस कम शो करेगा। तो मैं कहूंगा हाइड्रेशन या सॉल्वेशन का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, दैट इज एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ आयंस, है ना। तो हाइड्रेशन या सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही कंडक्टेंस विल डिक्रीज। तो मैं कह दूंगा सॉल्वेशन इंक्रीज होता है तो कंडक्टेंस बच्चों डिक्रीज होगी, ठीक है। जितना ज्यादा सॉल्वेशन इंक्रीज होगा कंडक्टेंस उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉल्वेशन से क्या होगा, उस आयन का साइज अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। इस पर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्प्शन होगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का, उतना ही इसका साइज विल बी बिगर, और साइज जितना ज्यादा बिग होता जाएगा उतनी ही कंडक्टेंस डिक्रीज होती जाएगी। तो ये ध्यान रखें, सॉल्वेशन मींस सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, and triple I means solute solute interaction, means interaction between ions, that is triple I. If triple I will increase, mobility will decrease, hence conductance will decrease. क्लियर बच्चों, दोनों पॉइंट आपको मेरे विचार से क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट लेते हैं विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। Now come to the third point, that is viscosity of solvent। बच्चों मुझे एक चीज बताइए, विस्कोसिटी का मीनिंग क्या है? आप पढ़ते हो फिजिक्स में रेसिस्टेंस टू फ्लो, है ना। जितना ज्यादा, जैसे मैं कहूँ शहद है, शहद बच्चों ज्यादा गाढ़ा है ना, ज्यादा विस्कस कहूंगा मैं उसको, है ना। और मिल्क है शहद की तुलना में वो गाढ़ा कम है, तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा हुई? शहद की। पानी की और भी कम हो गई ना। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या है? जिस सॉल्वेंट की विस्कोसिटी हायर है, इट मींस उसके सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन अच्छा है। भाई कोई गाढ़ा क्यों, अपन कहते हैं ना इनकी गाढ़ी दोस्ती है, इसका मतलब उनका इंटरेक्शन बहुत मजबूत है। सॉल्वेंट की विस्कोसिटी हायर होने का मीनिंग क्या है? मींस जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट है उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो अच्छी है। इसका मतलब ये चीज किसको बताती है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, है ना। अगर ये इंटरेक्शन हाई है तो विस्कोसिटी भी हाई होगा बच्चों। अब आप मुझे एक चीज बताइए, एक मैं आपको कहूं पानी में तैरना है, एक मैं आपको कहूं शहद में तैरना है, किसमें आप अच्छे से तैर पाएंगे? जिसमें विस्कोसिटी कम है ना। तो मैं क्या कहूंगा, अगर विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है तो उससे क्या होगा बच्चों? मोबिलिटी ऑफ आयंस विल डिक्रीज, मोबिलिटी ऑफ आयंस विल डिक्रीज, hence conductance will decrease, hence conductance will decrease। तो मेरे विचार से समझ गए हैं बच्चों, that is viscosity of solvent। viscosity means solvent solvent interaction। if viscosity is higher means there is much interaction between solvent solvent molecules। इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो उसमें आयंस की प्रॉपर मोबिलिटी नहीं हो पाएगी, इट मींस कंडक्टेंस तो डिक्रीज होगी ही होगी। थोड़ी बात मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आ चुकी है बच्चों। नेक्स्ट come to the next point, that is temperature। देखिए टेम्परेचर में क्या है, जरा समझिए इस बात को। टेम्परेचर इंक्रीज आप करोगे, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस विल इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मोबिलिटी ऑफ आयंस विल इंक्रीज, mobility of ions will increase, और mobility of ions will increase means conductance will increase, है ना। तो आपको एक बात समझ में आ गई है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर में हाई करता रहूंगा आयंस का माइग्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। हायर द टेम्परेचर हायर विल बी माइग्रेशन ऑफ आयंस, है ना। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी आयंस की उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी,
और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो आयंस इजीली माइग्रेट करेंगे। आयंस कहाँ जाते हैं? अपोजिट इलेक्ट्रोड की साइड, है ना। पॉजिटिव आयन कैटायंस कहाँ जाते हैं बच्चों? कैथोड की तरफ। पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ जाते हैं। तो हायर द टेम्परेचर विल बी, हायर विल बी माइग्रेशन ऑफ आयंस टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स बिकॉज देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से मोबिलिटी इंक्रीज होगी, और मोबिलिटी इंक्रीज होने से बच्चों कंडक्टेंस विल इंक्रीज। तो हमेशा ध्यान रखें। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, ये अपन फैक्टर्स पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। जो आपकी मेटेलिक कंडक्टेंस की मैंने चर्चा की थी वो इससे जस्ट रिवर्स फिनोमेना थी, है ना। इन मेटेलिक कंडक्टर में हमने क्या बताया था, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ आपको। इन मेटेलिक कंडक्टर ये कार्यक्रम उल्टा चला था। जब आप वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गया था, जिससे आपकी कंडक्टेंस डिक्रीज हो गई थी। मेटेलिक कंडक्टर्स में ये कार्यक्रम जस्ट अपोजिट चलता है, क्योंकि मैंने आपको वहां पर बताया था कि मेटल्स में जैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दी हैं एटम्स ने तो कर्नेल्स बन जाते हैं, है ना, रेसिडुअल पॉजिटिव आयंस। भाई मेटल के अंदर क्या होता है? एटम्स ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो अब क्या बनेंगे? आयंस, कैटायंस। तो जो पॉजिटिव आयंस हैं, रेसिडुअल पॉजिटिव आयंस है, बचे हुए पॉजिटिव आयंस है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, उनमें वाइब्रेटिंग होने लगता है, एंड देयर विल बी रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में डिस्टर्बेंस हो गया है, रेसिस्टेंस हो गया, मींस रेसिस्टेंस विल इंक्रीज, और रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो बच्चों कंडक्टेंस को तो डिक्रीज होना ही होना है। तो जब उससे अपोजिट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल में लेते हैं। Point number 5, effect of dilution. इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट आता है अपने को ये समझना है बच्चों। देखिए होगा क्या बच्चों, डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, अलग अलग देखेंगे अपन। कंडक्टेंस पर क्या असर आएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर क्या असर आएगा, मोलर कंडक्टेंस पर कैसे वो उसको अफेक्ट करेगा, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे अफेक्ट होगी। तो वन बाय वन करके अपन डिफरेंट इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहला देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, जो है सबसे पहले अपन देखते हैं, सीधी सी बात है, सिंपल कंडक्टेंस पर। यस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। समझिए ध्यान से बच्चों। देखिए क्या है, अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर देते हो, डाइल्यूशन इफ इंक्रीजेस देन कंडक्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा कैसे होता है, वो अपन देखेंगे। देखिए अपन ने इस चैप्टर के शुरुआती लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है बच्चों, आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज अल्फा, वो ऑलरेडी 100% है ना। तो उनके लिए अल्फा तो इंक्रीज होगा ही नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज आप करते हो तो उसके इंक्रीज होने से जो इंट्राआयनिक इंटरेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, हैंस कंडक्टेंस विल इंक्रीज। समझिए इस पूरे फिनोमिना को बच्चों। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी कहानी क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलरेडी 100% डिसोशिएट होते हैं, है ना। उनका पूरा अल्फा कितना होता है स्ट्रॉन्ग के लिए, 100%, मीन्स वो 100% डिसोशिएटेड होते हैं। तो फिर उनके अंदर क्या होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से हम कह रहे हैं कि डाइल्यूशन इफ इंक्रीजेस देन कंडक्टेंस विल इंक्रीज, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर आपने डाइल्यूशन इंक्रीज किया है तो कंडक्टेंस डेफिनेटली इंक्रीज होगी। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से इंटरआयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होता है। देखिए किस तरीके से, आयंस पहले पास पास है, यूँ समझो कि पहले 20 बच्चे हैं और उनको एक छोटे कमरे में बैठाया हुआ है, तो बिल्कुल पास पास बैठे हैं, इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है।
दोस्ती अच्छी हो रही है। अब उन 20 बच्चों को ही एक बड़े हॉल में बैठा दिया है, उनके बीच में डिस्टेंस काफी हो जाएगी, सब बच्चे खुले खुले बैठे हुए हैं दूर दूर, तो बताओ उनमें इंटरेक्शन होगी क्या? जब बच्चे आपस में ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो उनमें इंटरेक्शन कम होगी बच्चों। सेम कंडीशन यहाँ पर होती है, आयंस के बीच में इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाता है। कैसे डिक्रीज हो जाता है? जब वो दूर दूर हो जाते हैं बच्चों। जैसे ही बच्चे दूर दूर हो गए तो आयंस के अंदर जो इंटरेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब आयन में इंटरेक्शन डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस बात है कंडक्टेंस विल इंक्रीज, क्योंकि कंडक्टेंस कब इंक्रीज होती है? जब आयंस के अंदर इंटरेक्शन डिक्रीज होता है तो कंडक्टेंस जो है इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों में क्या कहूंगा, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इफ डाइल्यूशन इज इंक्रीजेस इंटरआयनिक इंटरेक्शन विल डिक्रीज, हेंस कंडक्टेंस विल इंक्रीज। अब मैं बात करता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, है ना। इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, इफ डाइल्यूशन इज इंक्रीजेस, इसको मैं लिख देता हूं लैंग्वेज में, डाइल्यूशन इज इंक्रीजेस, तो क्या होगा उससे, इससे ट्रिपल आई कम होगा क्या? यस। इसके साथ साथ एक चीज और होगी, क्या? अल्फा यानी कि अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अपन एक चीज पढ़ते हैं बच्चों, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन मीन्स अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो अल्फा विल इंक्रीज। अल्फा क्या है बच्चों? अल्फा है अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, ये मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्यों नहीं करा अल्फा की बात? क्योंकि उसका तो अल्फा ऑलरेडी 100% था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा ऑलरेडी कितना है बच्चों? 100%। तो ये नहीं होगा कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने से 100 से ऊपर थोड़ी ना जाएगा, 100% है, मैक्सिमम है, तो इसका तो इंक्रीज नहीं होगा अल्फा। फिर अल्फा इंक्रीज किसका होगा? अल्फा इंक्रीज होगा जो वीक है। वीक का अल्फा 100% से कम है। वीक का मतलब क्या है? अल्फा इज लेस देन 100%। देखो एक बात तो तय है, दोनों के केस में एक चीज कॉमन हो रही है, दैट इज ट्रिपल आई, यानी कि ट्रिपल आई तो कम होगा ही होगा। अगर हमने डाइल्यूशन इंक्रीज कर दिया है तो इंटरआयनिक इंटरेक्शन तो डिक्रीज होना तय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक अच्छी बात क्या होगी कि इंटरआयनिक इंटरेक्शन तो डिक्रीज होगा ही होगा, उसके अलावा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि डिसोसिएशन वो हायर अमाउंट में होने लगेगा। तो इन दोनों कंडीशन से मैं कह सकता हूं इफ डाइल्यूशन इज इंक्रीजेस देन कंडक्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। ये तो कंडक्शन, इस पर ऑन कंडक्टेंस। अब जरा कंडक्टेंस के बाद नेक्स्ट लेते हैं इक्विवेलेंस कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस पर क्या असर आता है वो देखते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन नेक्स्ट लेते हैं ऑन इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, ऑन इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस पर इसका क्या असर आता है वो जरा देखते हैं। बच्चों आप समझिए इक्विवेलेंस कंडक्टेंस क्या थी। हमने कहा था इक्विवेलेंस कंडक्टेंस में बच्चों मैंने एक चीज आपको कॉमन बताई थी कि वहां पर एक चीज हमने फिक्स की थी। वो क्या की थी इक्विवेलेंस कंडक्टेंस में? उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट फिक्स की थी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, है ना। क्या बताया था मैंने? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जितने भी वॉल्यूम में था, वॉल्यूम फिक्स नहीं था, बस उसके अंदर अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की फिक्स थी, दैट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। जितने वॉल्यूम में है उसकी कंडक्टेंस को ही मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहा था। अब एक चीज मुझे बताइए, यानी कि इसको एक ऐसे समझिए, आपके पास 5 फिशेज हैं, मछलियां हैं, 5 मछलियां हैं, वो कहां पर आराम से तैर सकती हैं? एक तरफ आपके पास बाल्टी है, एक तरफ बड़ा जो है कंटेनर और बड़ा टब है, बड़ा कंटेनर है, या फिर एक तालाब आपको दे दिया है। बताइए कहाँ अच्छे से तैर पाएंगी 5 जो फिशेज हैं, मछलियां हैं? तो मैं कहूँगा तालाब में अच्छे से तैर पाएंगी ना, क्योंकि तालाब के अंदर क्या है, उनको प्रॉपर अच्छा वॉल्यूम मिल गया है सॉल्यूशन का, आयंस के बीच में इंटरेक्शन खत्म हो गया है और वो दूर दूर मजे से तैर सकती है। सेम बात यहाँ पर लागू होगी। अगर मैं डाइल्यूशन इंक्रीज करता हूँ तो ये तो फिक्स है,
ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट तो फिक्स है, मतलब फिशेज तो 5 ही हैं, लेकिन क्या होगा, इनको बड़ा एक वॉल्यूम मिल गया है तो इनके बीच में इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कहूंगा, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, the volume of solution in which 1 gram equivalent electrolyte is present increases, है ना। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा वॉल्यूम, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, वो इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट, वो इंक्रीज हो जाएगा। जो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो हेंस इक्विवेलेंस कंडक्टेंस will increase, equivalence conductance will increase। पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज करते हो तो जब डाइल्यूशन हम इंक्रीज करेंगे तो वो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, कौन सा वॉल्यूम, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जिसमें प्रेजेंट है वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो इस बात है कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। कौन सी वाली, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। सेम कंडीशन बच्चों पड़ेगी ऑन मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस में भी सेम ऐसी ही कहानी रहेगी। कौन सी वाली कहानी रहेगी मोलर कंडक्टेंस में, इसमें मैंने एक चीज आपको क्लियर की थी, क्या, यहाँ पर मैंने फिर से अमाउंट फिक्स कर दी थी 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट। देखिए 1 ग्राम मोल का हो या 1 मोल का हो, उस पर कोई अंतर नहीं है, बराबर बात है। 1 ग्राम मोल का हो या 1 मोल का हो, एक ही बात है। तो मुझे एक चीज बताइए, मैंने कहा 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने वॉल्यूम में है उस वॉल्यूम की कंडक्टेंस को क्या नाम दिया बच्चों हमने, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने वॉल्यूम में है उसको मैंने क्या कहा, मोलर कंडक्टेंस। अब जब आप डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इस बात है वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आयंस के बीच में वापस से वही फिनोमिना, इंटरेक्शन कम हो जाएगा। वही फिशेज के नंबर कितना है, फिशेज कितनी है, 5 मछलियां हैं। अब आप उसको बड़ा तालाब दे दिया है तो अच्छे से घूम पाएंगी, अच्छे से तैर पाएंगी, तो सेम बात यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो मैं क्या कहूँगा, जैसे ही सेम वही बात ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, यहाँ पर भी मैं सेम बात लिख दूंगा, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1 gram mole electrolyte is present will increase। इससे क्या होगा बच्चों, कंडक्टेंस विल इंक्रीज। कौन सी वाली, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी कहानी है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों सिंपल सा फंडा याद रखें, अगर डाइल्यूशन इंक्रीज होता है तो कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, ये तीनों के तीनों इंक्रीज होंगे। लेकिन एक स्पेशल केस है बच्चों, वो आता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उस पर क्या असर आएगा वो जरा समझिए ध्यान से। Effect of dilution on specific conductance। on specific conductance, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या थी, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। समझिए डेफिनेशन में डिफरेंस कहाँ है। यहां पर मैंने वॉल्यूम फिक्स किया है, इससे पीछे वाली दोनों डेफिनेशन थी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, उनमें बच्चों वॉल्यूम फिक्स नहीं किया था। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया है, वॉल्यूम दैट इज 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब जब बच्चों वॉल्यूम फिक्स कर दिया है तो आप मुझे एक चीज बताइए, आपके पास एक कप तो ये है जिसमें 5 स्पून जो है चीनी की है, शुगर की है, एक ये है इसमें 2 स्पून सॉल्यूशन के अंदर शुगर की डिसॉल्व है।
अगर मैं एक बूंद 1 ml इसकी निकाल करके ऐसे टेस्ट करूंगा, ये ज्यादा मीठा होगा या ये ज्यादा मीठा होगा? बताइए जरा। ये वाला ज्यादा मीठा होगा ना, है ना, क्योंकि इसमें 5 स्पून शुगर है, इसमें 2 स्पून ही शुगर है। तो मैं जब एक ड्रॉप यानी कि 1 ml का जब टेस्ट देखूंगा तो ये ज्यादा मीठा है, ये कम मीठा है। इट मीन्स क्या मतलब निकला इस चीज का कि 1 ml के अंदर नंबर ऑफ आयंस किस में ज्यादा है? इस वाले में ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? 1 ml में इसमें ज्यादा है ना। तो बच्चों मैं कहूँगा जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस किसकी वजह से है? ड्यू टू फ्री आयंस, और फ्री आयन किसमें ज्यादा है बच्चों? इसके अंदर है, तो इसके अंदर कंडक्टेंस हाई होगी, है ना। तो मैं क्या कहूँगा, कंसंट्रेटेड कौन सा है? ये डाइल्यूटेड है, ये कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब कंसंट्रेशन हाई है, इसमें 5 स्पून है, मींस इसकी कंसंट्रेशन हाई है। तो मैं क्या कहूँगा, डाइल्यूशन करने से 1 ml में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होगा। जैसे इसमें मैंने डाइल्यूशन कर दिया और एक बूंद मैंने चखी तो उसमें शुगर की अमाउंट कम है, तो डाइल्यूशन करने से 1 ml के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज होंगे, तो कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। मैं क्या कहूँगा, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस in 1 ml electrolyte solution will decrease, hence conductance will decrease, है ना। On increasing dilution the number of ions in 1 ml electrolyte solution will decrease, hence conductance, specific conductance will decrease। तो बच्चों एक ध्यान रखें, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये सारी इंक्रीज होंगी, केवल एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये सारे के सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं।